वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। सो आज हम लोग एक्सक्रीशन को कवर करेंगे। देखिए अप टू मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी कर रहे थे, जहां हम लोग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, जिसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कह रहे थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे उसका लास्ट पार्ट एक्सक्रीशन। मतलब आज के बाद हम लोग यूनिट 1 को ख़त्म कर लेंगे। और ध्यान दीजिए यूनिट 1 में जो कुछ टॉपिक है, देखिए मैं सिलेबस भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा फार्माकोलॉजी का सिलेबस है। इसमें इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी में यूनिट 1 में डिफिनेशन, हिस्टोरिकल लैंडमार्क, स्कोप, फार्माकोलॉजी, नेचर, सोर्स, ये सब सारे डिस्कस हो चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस किए थे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किए हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किए हैं। अब मेटाबॉलिज्म को किया, आज हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। देखिए ये सब जो पार्ट है, एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टैचिफाइलिसिस, आइडियोसिंक्रेसी, अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये सब जब हम लोग सेकेंड यूनिट इसका स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फार्माकोडायनेमिक्स, तो उस टाइम डिस्कस कर लिया जाएगा। तो ये सब स्किप नहीं होंगे, ये सब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो इसमें होते हैं कि एक्सक्रीशन किसे कहते हैं और एलिमिनेशन किसे कहते हैं। इवन बहुत लोगों का तो ये भी मानना है कि एक्सक्रीशन को ही एलिमिनेशन कहते हैं। तो क्या ये दोनों टर्म सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों टर्म सेम नहीं है। इसमें स्लाइट छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आइए हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। सो लेट अस स्टार्ट। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन नाम से पता चल रहा है, एक्स मीन्स बाहर, क्रीशन मतलब बाहर, आउट करना, है ना। So removal of the drug and its metabolite from the body is known as drug excretion। ये बात से क्या क्या समझते हैं, ये देखिए, रिमूवल बाहर करना, ऑफ द ड्रग का बाहर करना, एंड इट्स मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट मतलब मेटाबॉलिज्म करने के बाद कुछ ड्रग जो होते हैं वो मेटाबोलाइट में चेंज हो जाते हैं, तभी तो उसका नाम है मेटाबोलाइट। मीन्स दिस प्रोसेस ऑलरेडी टेक्स प्लेस इन दैट मेटाबॉलिज्म स्टेज। ठीक है ना, तो यही होता है, रिमूवल ऑफ द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज ड्रग एक्सक्रीशन। बॉडी से बाहर जब हम लोग ड्रग को या फिर उसके मेटाबोलाइट को निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन में? एक्सक्रीशन मतलब होता है कंप्लीट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, पूरी तरह से बॉडी के आउट कर देना, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। कंप्लीट रिमूवल आउट द बॉडी, आउट फ्रॉम द बॉडी, उसको कहेंगे एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन मतलब होता है, मतलब बाहर तो कर रहे हैं, उसके साथ ही उसको हम लोग निकाल रहे हैं बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट से। मतलब एलिमिनेशन का मतलब हुआ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी से पहले हम लोग जो भी एक्सक्रीटेड है उसको निकालेंगे, और निकालने के बाद उसको बॉडी से आउट करेंगे। और इन सिंपल वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि एलिमिनेशन इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन तो एक्सक्रीशन होता ही है। मेन साइट कहाँ होता है जहाँ से एक्सक्रीशन होते हैं? मेन साइट होता है हमारा एक्सक्रीशन का, वो है किडनी। किडनी से हमारा मोस्टली एक्सक्रीशन परफॉर्म होता है। और भी कुछ अलग दूसरे ग्लैंड होते हैं और कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जैसे हो गया लंग्स। लंग्स को क्यों एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ से हम लोग बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और यहीं से हम लोग फिल्टर करते हैं अपने ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है हमारा बाइल जूस। नेक्स्ट हमारा फिकस, स्वेट ग्लैंड, सलाइवा, टीयर्स, मिल्क एक्सेट्रा। ये सब कुछ ऐसे पार्ट है जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जैसा परफॉर्म करते हैं। सो नाउ व्हाट इज रेट ऑफ एक्सक्रीशन? ये एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि रेट ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है।
रेट ऑफ एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीशन कितने टाइम में हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, रेट ऑफ एक्सक्रीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रेशन माइनस रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। इसको ज़्यादा अच्छे से अभी इस वाले डायग्राम से क्लियर करेंगे, तो इसको बस अभी ध्यान में रखिए, इसको जस्ट अभी रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझाने के बाद ऑटोमेटिकली ये माइंड में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए हमारा एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी अकर्स बाय 3 स्टेजेस। ठीक है, एक्सक्रीशन होने का 3 प्रोसेस है। अगर पूछा जाए यूनिवर्सिटी एग्जाम में राइट द 3 प्रोसेस थ्रू विच एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस, तो हम लोगों को क्या लिखना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, ग्लोमेरुल्स क्या होते हैं वो अभी देखेंगे हम लोग। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मतलब ये एक पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें एक्सक्रीट हुए जो भी एक्सक्रीटरी हमारे जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी सब्सटेंस होंगे, वो वापस से रीअब्जॉर्ब होंगे हमारे ट्यूबुल्स में। ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे, इसके बारे में टेंशन नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक रटने की नहीं ज़रूरत है, समझने की है। मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नथिंग बट द नेफ्रॉन। ठीक है ना, तो ये हमारा नेफ्रॉन है। अब देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है, ये हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है, मीन्स यहाँ से जो ब्लड है फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी यहाँ पे आएंगे। अफरेंट मतलब आना, ये सारे को लेके आएगा और लेने के बाद इस पार्ट में लेके आ जाएगा और ब्लड जो भी इसको फिल्ट्रेशन करना है यहाँ फिल्टर हो जाएगा और बाकी जो बचा हुआ ब्लड है वापस से इफरेंट आर्ट्रियोल मतलब ले जाने वाला ये आर्ट्रियोल है जो वापस से ब्लड को ले जाएगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे आएगा कोई भी ब्लड आया, ब्लड में जो भी हमारे वेस्ट पार्टिकल्स हैं, वेस्ट सब्सटेंस है जिसको बाहर होना है, वो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इस पोर्स के थ्रू ये हमारा बॉमेन कैप्सूल है। ठीक है, ये हमारा बॉमेन कैप्सूल, देखिए दिखा भी दी हूँ, ये बॉमेन्स कैप्सूल है जहाँ पे रेट ऑफ यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। फर्स्ट हमारा स्टेप क्या था, देखिए फर्स्ट हमारा स्टेप था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो हम लोग यही यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होगा, जो भी ब्लड था, ब्लड में जो भी सब्सटेंस थे जो कि अच्छे नहीं थे, जिनको वेस्ट सब्सटेंस थे, जिनको बाहर करना है बॉडी से, वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाएंगे इन द बॉमेन कैप्सूल बाय थ्रू द स्मॉल पोर्स विच इज प्रेजेंट हियर इन द ग्लोमेरुल्स। ठीक है, यहाँ पे ये सब देखिए, ये सब हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज का फंक्शन तो जानते ही होंगे, जैसे आर्टरीज वेन्स के बीच में होते हैं ना कैपिलरी, देखिए ये आर्टरीज जो ब्लड लेके आया, ये हमारे यहाँ पे बॉमेन कैप्सूल है। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे क्या है हमारा, दिखने में लग रहा है यहाँ पे क्या हमारा कैपिलरीज, ब्लड आया और आर्टरीज से होते हुए ये कैपिलरी से प्यूरिफाई होके और हमारा यहाँ पे जाएगा इस बॉमेन कैप्सूल में, और फिर जो भी प्यूरिफाइड जो भी ब्लड है बच गए हैं वो वापस से हमारे कहाँ चले जाएंगे, इफरेंट से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, बस वही यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने के बाद ये 1 बाय 1 धीरे धीरे नीचे जाएगा और जाने के बाद अब क्या होगा कि जो ब्लड जो प्यूरिफाई या और यहाँ पे से सारे ब्लड में जो भी पार्टिकल्स था वो तो निकल के यहाँ चला गया बोमेन्स को कैप्सूल में, जो बचा हुआ था उसको इफरेंट लेके जाने लगा। लेकिन जब जा रहा था अपने रास्ते में तो यहाँ एक स्टेप आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। सो हमारा सेकेंड स्टेप भी देख लीजिए, सेकेंड स्टेप क्या था, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जो कि एक पैसिव प्रोसेस होता है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, यहाँ पे सारे पूरे अच्छी तरीके से जो भी वेस्टेज रहते हैं वो कोई बहुत ही ज़्यादा छोटे रह जाते हैं, तो ये जो पोर्स है उससे क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो वो इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो अच्छे ब्लड मान के हम लोग चल रहे हैं उसके अंदर ही चले जाते हैं। ठीक है, तो जब वो हमारा बॉडी उसके लिए भी कुछ इंतज़ाम करके रखा है, बॉडी क्या बोलता है कि नो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, हर चीज़ का हमारा क्या करो, हटा दो। तो जब यहाँ पे आएगा
जब यहाँ पे हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में होगा तो एक बार फिर से जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनका इधर नहीं हो पाया है फिल्ट्रेशन, वो यहाँ से इस ट्यूब्यूल्स में जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। मतलब कि एक बार तो यहाँ वो चले गएंगे, हमारे इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू जाने वाले हैं हमारे बॉडी में वापस से, लेकिन उसका फिर से रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा हमारे ट्यूब्यूल्स में। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था, अब 2 स्टेप तो क्लियर हो गया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब यहाँ पे ट्यूब्यूल सिक्रेशन करेगा। और मैं ये भी बताई थी कि ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन बोथ आर द अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स जो चले जाते हैं जो प्यूरिफाई रहते हैं, जो अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पोर्स के कारण यहाँ फिल्टर हो जाते हैं। तो उसका क्या होगा कि वहाँ से ट्यूब्यूल्स से सिक्रेट कर देगा और वो अच्छा ब्लड में जाके चला जाएगा और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के पास चला जाएगा और वापस से हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। मतलब ये ट्यूब्यूल्स कुछ अपना अच्छा चीज़ इसको दे रहा है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कुछ अपना खराब और कुछ जो वेस्टेज है वो इसको दे रहा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, ये इसको और ये इसको, ठीक है। और एक बार जहाँ ट्यूब्यूल्स में गया, यहाँ से क्या होगा, यूरिनरी सिक्रेशन से आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने मिल रहा है कि रेट ऑफ एक्सक्रीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रीअब्जॉर्प्शन माइनस सिक्रेशन। हुआ कि नहीं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ से हो रहा था, कितना पूरी तरह से यूरिनरी एक्सक्रीशन से एक्सक्रीट होगा। एक तो जो फिल्टर हो रहा है वो एक्सक्रीट होगा, लेकिन उस फिल्टर में से भी जो सिक्रेशन हो रहा है उसको तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसीलिए मैं ये भी लिखी हूँ यहाँ पे कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रेशन माइनस रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। मतलब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो सिक्रेशन हुआ, यहाँ से सिक्रेशन हुआ, उसमें से हम लोग जितना रीअब्जॉर्प्शन हुआ उसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो यहाँ पे भी मैं लिखी हूँ, देखिए एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन। ये चीज़ तो क्लियर होगा, मतलब फिल्ट्रेशन हो गया, वहाँ से हम लोग सिक्रेशन करके जो भी बचा था हटा दिए और उससे हम लोग रीअब्जॉर्प्शन हुआ था उसको माइनस कर दिए, तो हम लोगों का निकल गया रेट ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा है हॉफमैन एलिमिनेशन। कभी कभी ये चीज़ यूनिवर्सिटी में तो नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन। वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा या फिर 4 एग्जाम्पल दे दिए रहेंगे, उसमें से एक एग्जाम्पल आप लोग को चूज़ करना होगा। मेनली इसके एक ही एग्जाम्पल्स को याद रखना चाहिए क्योंकि यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है ये समझिए। इसका मतलब होता है कि कोई भी ड्रग को अगर हम लोग बॉडी में ले लेते हैं, सपोज ये हमारा बॉडी है, इस बॉडी में अगर हम लोग किसी ड्रग को ले लिए हैं, जैसे ही ये ड्रग को हम लोग लेंगे इस बॉडी में, तो ये ड्रग का क्या हो जाएगा, फर्दर ये ड्रग का हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होगा, बहुत सारे अलग अलग चीज़ हो जाएंगे, है ना। तो जैसे ही ये ड्रग हमारे बॉडी में जाएगा और मेटाबॉलिज्म करके इनएक्टिव स्टेज में जाएगा, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हॉफमैन एलिमिनेशन ये बोलता है कि जो भी ड्रग होगा वो इनएक्टिव होगा इन द बॉडी फ्लूइड ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मतलब ये जो ड्रग ले रहे हैं, ये ड्रग क्या होगा, अगर ये ड्रग हमारा एक्टिव है तो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के बाद ये इनएक्टिव बनेगा। क्यों इनएक्टिव बनेगा, क्योंकि ये जो ड्रग है इसके साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप हमारे जुड़े हुए थे वो चेंज हो जाएंगे और ये मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर होंगे उनका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। मतलब अगर सपोज हम लोग COOH लेते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है हटके कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा और पूरी तरह से ड्रग स्पॉन्टेनियस रीअरेंज कर लेगा अपने आप को। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन। इसका मेनली एक ही एग्जाम्पल पूछा जाता है, वो है एट्राकोरियम। देखिए ये जो है
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये सब के बड़े बड़े लाइक जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में नोट्स होते हैं जिनके बारे में एक्सप्लेन करके लिखना होता है, वो नोट्स मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ हमारे लिंक www.easyexplorepharma.online पे, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ सुनकर भी नोट्स बना सकते हैं। देखिए ये नोट्स भी मैं डाली हुई हूँ और प्रीफर कीजिए ज़्यादा ये नोट्स बिकॉज इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। इसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या लिखा है। देखिए एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग से स्टार्ट किया है। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग क्या होता है मैं बता दी हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या होते हैं, मेनली 4 रूट्स होते हैं, ठीक है। रीनल एक्सक्रीशन, बिलियरी एक्सक्रीशन, एल्वुलर एक्सक्रीशन एंड अदर रूट ऑफ एक्सक्रीशन, जिसमें कुछ अदर भी जैसे स्वेट ग्लैंड एंड ऑल होते हैं, वो सब भी हमारा एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं। तो रीनल एक्सक्रीशन में आपको अभी जस्ट 3 स्टेप बता चुकी हूँ। बिलियरी एक्सक्रीशन, एल्वुलर एक्सक्रीशन मतलब कि वही एल्वुलाई से हम लोग CO2 को बाहर करते हैं, लंग्स के थ्रू हम लोग जो एक्सक्रीशन करते हैं। अदर रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन में वही स्वेट ग्लैंड, सलाइवा, ये सब आ जाएगा। तो ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना चाहते हैं तो ज़रूर ये चारों स्टेप्स को लिख लीजिए। ये नोट्स में डाल चुकी हूँ, वहाँ से आप लोग www.easyexplorepharma.online से ले लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए अगर रीनल एक्सक्रीशन में जो 3 स्टेप हैं, अगर उनके बारे में अगर आप लोग लिखना चाहें कुछ लॉन्ग करके तो आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 स्टेप क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बता चुकी हूँ, इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है into the Bowman's capsule through the capillaries or through the small pores which is present in the Bowman capsule, ठीक है। ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं अब थोड़ा सा सोच लीजिए। मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो भी PPB मीन्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अगर कोई ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है तो क्या उसका अच्छे से हमारा एक्सक्रीशन हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी प्लाज्मा से बाइंड हो रखा है, तो उसके हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी टाइम लगेगा और उसके साथ उसका एक्सक्रीशन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी बॉडी है जहाँ पे रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा है हमारा, अगर रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा है मतलब एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में ब्लड पहुँच पाएगा हमारे किडनी में और वहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन था, उसमें देखिए 99% ब्लड कम बैक थ्रू द रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। 99% जो ब्लड होते हैं वो वापस आ जाते हैं रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस से, बता चुकी हूँ। ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, तो ये लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, मतलब जो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा वो आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है। फेज़ 1 फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म में हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम लोगों को ड्रग्स को कन्वर्ट करना ज़रूरी है हाइड्रोफिलिक नेचर का, ताकि वो लिपिड इनसॉल्युबल हो और इजीली हमारा एक्सक्रीशन उसका हो जाए। वही यहाँ पे बोल रहा है नॉन लिपिड सॉल्युबल होगा तो उसका एक्सक्रीशन जल्दी हो जाएगा। ये डिपेंड करता है हमारे लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। अगर कोई ड्रग ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा उसका एक्सक्रीशन भी क्या होगा, अगर कोई भी ड्रग ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा तो उसका एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, हमारा एक्सक्रीशन तो घट जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है मतलब उसको हम लोग लिपिड इनसॉल्युबल में चेंज करेंगे तो हमारा ड्रग क्या होगा, एक्सक्रीशन जो होगा इसका घट जाएगा। आयोनाइजेशन देखिए, अगर आयोनाइजेशन बढ़ जाता है तो हमारा एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, है ना। लिपिड्स, एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे सीखने के लिए होता है वो थोड़ा सा ये होता है कि जो बेसिक ड्रग था वो कहाँ पे हमारा अनआयोनाइज्ड हो रहा था। बेसिक ड्रग विल ऑलवेज अनआयोनाइज्ड इन बेसिक मीडियम, है ना, अनआयोनाइज्ड हो रहा था बेसिक मीडियम में। अनआयोनाइजेशन हम लोग को चाहिए था एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन अब हम लोग को क्या चाहिए, आयोनाइज फॉर्म में चाहिए, ताकि हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन कर पाए। तो कोई भी बेसिक ड्रग है वो एसिडिक पीएच में ही आयोनाइज्ड होगा, है ना। अगर कोई भी बेसिक ड्रग लिए हैं तो वो एसिडिक कंडीशन में ही आयोनाइज्ड होगा और बेसिक कंडीशन में अनआयोनाइज्ड होगा। तो एसिडिक कंडीशन में आयोनाइज्ड होगा मतलब उस एसिडिक कंडीशन में
उसका रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, है ना। मतलब कि वो ज़्यादा लेस रीएब्जॉर्ब होगा हमारे बेसिक ड्रग एसिडिक कंडीशन में, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में कोई भी बेसिक ड्रग है एसिडिक कंडीशन में वो आयोनाइज होगा, मतलब वहाँ से उसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा। एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है मतलब रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। उस तरह से उल्टा होगा, एसिडिक ड्रग होगा वो ज़्यादा, उसका रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा कहाँ होगा, अल्कलाइन पीएच में, ठीक है। सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिए, जो एसिडिक ड्रग है वो लेस रीएब्जॉर्ब होगा हमारे अल्कलाइन पीएच में। ज़्यादा कंफ्यूज वाला होने वाला कोई चीज़ नहीं है। सपोज मैं एक एग्जांपल देके इसको फटाफट आराम से बता देती हूँ। सपोज हमारा एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या होता है हमारा, एस्पिरिन हमारा एसिडिक ड्रग है ना। एसिडिक ड्रग है मतलब इसको जाना कहाँ चाहिए, स्टमक में जाके इसको क्या हो जाना चाहिए, स्टमक में जाके इसको आयोनाइज्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिडिक ड्रग स्टमक में क्या होता है, अनआयोनाइज्ड होता है, तो स्टमक में जाके इसको अनआयोनाइज्ड होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ उसका मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ हो जाएगा, हमारे स्टमक में ही हो जाता है। ये हम लोगों को ऑलरेडी का कॉन्सेप्ट है। अब ये समझिए कि अगर यही एसिडिक ड्रग अनआयोनाइज्ड हो रहा है स्टमक में, तो क्या यही एसिडिक ड्रग हमारा आयोनाइज्ड कहाँ पे होगा, यही एसिडिक ड्रग हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा अल्कलाइन पीएच यानी इंटेस्टाइन में, होगा या नहीं। अगर आयोनाइज्ड होगा इंटेस्टाइन में, और आयोनाइज्ड कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि एक्सक्रीशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। अगर यहाँ से इसका एक्सक्रीशन हो रहा है मतलब इसका एब्जॉर्प्शन इस एरिया में क्या हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है ना। यही चीज़ मैं समझाने का ट्राई कर रही थी, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, जस्ट बता चुकी हूँ कि जो 2 टाइप्स पंप प्रेजेंट इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, वन इज फॉर एसिडिक एंड अदर इज फॉर बेसिक ड्रग, वन ड्रग कैन पास एट अ वन टाइम। मतलब 2 तरह का जो पंप, ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है मैं बताई हूँ कि क्या होता है, सिक्रेशन होने और सिक्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन अपोजिट प्रोसेस होता है। सिक्रेशन में क्या होता है, ट्यूब्यूल्स में जो भी अच्छे बच जाते हैं जो ब्लड से आते हैं वो वापस से हमारे वो सिक्रेट होके उस कैपिलरीज में चले जाते हैं। यहाँ पे ये बताया है कि 2 तरह का पंप प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में प्रेजेंट रहता है, एक एसिडिक रहता है और दोनों बेसिक रहता है, और एक बार में कोई एक ही ड्रग वहाँ से पास कर सकता है, ठीक है। तो इतना इनफ है कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। सो इतना आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स का जो होता है एफिनिटी, इफिनिटी, रिस्पॉन्स, और ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप बेनिफिट ले रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड फॉर एनी नोट्स जस्ट गो टू आवर साइट्स www.easyexplorepharma.online। वहाँ सारे नोट्स अवेलेबल हैं, हमारे फ्री हैं। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग अस, फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच।